ये उस दौर की बात है जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू हो जाता है। जो जहां था वो वहीं ठहर जाता है। ऐसे ही कलकत्ता शहर में एक लड़का जो कि 750 किलोमीटर दूर से यहाँ खाना कमाने के लिए आया था, नौकरी कर रहा था, क्वालिटी इंजीनियर था। अचानक से लॉकडाउन लगता है, वो भी ठहर जाता है, वो भी रुक जाता है। अब एक लड़की की नजर उस पर थी। लड़की ने उससे पूछा कि तुम अपने घर नहीं गए? तो उसने कहा कि मैं घर नहीं पहुंच पाया। तभी इस बीच में उस लड़की को उस लड़के पर बहुत दया आती थी, क्योंकि उस पर ना खाना बनाना आता था, ना ठीक से रहना आता था। तभी उस लड़की ने उस लड़की की मदद करना शुरू कर दिया। कभी उसको बनाकर खाना लेके आती थी, तो कभी उसके कपड़े धोकर आ जाती थी। दोनों की दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है। लेकिन लड़की मुस्लिम परिवार से थी और लड़का हिंदू परिवार से था। दोनों की दोस्ती कब इतनी गहरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो जाता है। अब उस लड़के ने उस लड़की के साथ रहने का फैसला कर लिया। उस लड़के ने अपने परिवार से कहा कि एक लड़की है कलकत्ता में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन बात एक दिक्कत की है, वो लड़की मुस्लिम है। जैसे ही उस लड़के के परिवार वालों ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि क्या तुम किसी मुस्लिम लड़की को अपने घर लेके आओगे? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार ने इस रिश्ते को तैयार करने के लिए, रजामंदगी देने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन लड़का जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि मैं तो उसी से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, मुझे इससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। जब घर वालों ने ऐतराज किया, तब लड़का और लड़की आपस में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यानी कि प्रेम विवाह कर लेते हैं। और घर वाले इस प्रेम विवाह को देखकर देखते ही रह जाते हैं। हालांकि वो उनका इकलौता बेटा होता है। जब उनकी बात नहीं मानता, तब घर वाले उससे नाराज रहने लगते हैं। हालांकि वक्त आगे बढ़ रहा था। जब लड़का अपने परिवार में अपनी माता पिता बहनों से बातचीत किया करता था, तो उसको एक तंज कसा करते थे। कहते थे कि तुमने तो नमाज पढ़नी सीख ली होगी, उस लड़की ने अपने धर्म की हर एक बातें तुम्हें सिखा दी होंगी। जैसे ये बात सुनता था लड़का, वो कहता था कि माँ मेरा यकीन करो, बहन मेरा यकीन करो, वो अब हमारे जैसे काम करती है, वो पूजा पाठ करती है, उसने नमाज पढ़ना, उसने अपने धर्म को पूरी तरह से छोड़ दिया है। लेकिन घर वाले बस हर बार जब भी बात होती थी, इसी बात का ताना मारते थे। और ये ताने कब जाकर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां तय कर देंगे, किसी ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस कहानी का इतना खौफनाक अंत होगा, किसी ने सोचा नहीं था। इसमें दो कत्ल होते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप से होते हैं। और जब इन कत्ल का खुलासा होता है और जब इसकी वजह सामने आती है, तो जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है, वहां वहां तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की। जिला जौनपुर का एक थाना लगता है जफराबाद, और जफराबाद का एक इलाका लगता है अहमदपुर पुरानी गोदाम की। ये सच्ची घटना है। दरअसल एक महिला जो कि बनारस में रहती है, नाम उसका शकुंतला होता है। शकुंतला हर रोज सुबह और शाम वो अपने भैया से बात करती है, अपनी भाभी से बात करती है और उनके हालचाल लेती है। भैया से बातचीत हो जाती है तो भाभी से जरूर बात करती है, और भाभी से बातचीत होती है तो फिर दोनों में से किसी न किसी से बात जरूर करती है। भैया और भाभी की जो उम्र थी वो 60 साल और 62 साल के आसपास होती है। ये तारीख थी 9 दिसंबर 2025। शकुंतला ने अपनी भाभी बबीता देवी को जो फोन लगाया, सुबह के 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और फोन स्विच ऑफ था। वो थोड़ी देर इंतजार करती है, फिर से अपनी भाभी को फोन लगाती है शकुंतला, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। इसी बीच में उसने अपने भैया को फोन लगाया, और जिसका नाम श्यामलाल होता है। श्यामलाल को जैसे फोन लगाया जाता है तो श्यामलाल का भी नंबर स्विच ऑफ था। शकुंतला थोड़ा परेशान हो जाती है, इंतजार कर रही थी कि फिर से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आखिरकार बातचीत करने की कोशिश करती है, वक्त बीत जाता है, लेकिन कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन में उसने कई बार कोशिश की अपने भैया और भाभी से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। अगली तारीख आ जाती है, यानी कि 10 दिसंबर 2025। फिर से ट्राई किया, फिर से बातचीत नहीं हो पाती है। आखिरकार फिर से पूरा दिन निकल जाता है। उसका नंबर जो था वो स्विच ऑफ था, ऑन होता ही नहीं है। तारीख आ जाती है 11 दिसंबर 2025। फिर से कोशिश की जाती है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। आखिरकार शकुंतला ने अपने सगे भतीजे अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू को फोन लगाया। कहा कि बेटा अपनी मम्मी से बात करा दो, तुम्हारी मम्मी का नंबर बंद आ रहा है, मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, हो सके तो अपने पापा से बातचीत करा दो, लेकिन बातचीत करा दो, मैं बहुत परेशान हूं, 3 दिन से कोशिश कर रही हूं। रिंकू ने जैसे ही बात सुनी, उसने कहा कि बुआ ठीक है, मैं बात कराता हूं। वो जाता है और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया। अगली तारीख आती है 12 दिसंबर 2025। अब अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू की जो बहन है वंदना, उसका फोन आता है कि मम्मी और पापा का दोनों का नंबर बंद आ रहा है, एक काम करो जरा बात कराओ उनसे। तो रिंकू कहता है कि मैं उनसे बातचीत कराने की मैं क्या करूं, बुआ का कई बार मेरे पास फोन आ चुका है, वो दरअसल घर में मिल ही नहीं रहे हैं, अचानक से कहीं लापता हो गए, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं, तुम भी मेरी मदद करो। भाई ने अपनी बहन से जब इस तरह की बातचीत की,
उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूं, निकल रहा हूं। घंटे 2 घंटे बीते ही थे कि नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तक तो माता पिता का नंबर स्विच ऑफ था, अब भाई का भी नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और 12 तारीख पूरी गुजर जाती है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन रिंकू का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो वंदना परेशान हो जाती है, सीधी जफराबाद थाने पहुंचती है। जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरे पिता जिनका नाम है श्यामलाल, उम्र उनकी 62 साल है। मेरी माँ जिनका नाम बबीता देवी है, उम्र 60 साल है। मेरा भाई जिसका नाम अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू, जिसकी उम्र 37 साल है, वो लापता हैं। वो अचानक से गायब हो गए हैं। हर जगह तलाश कर लिया लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। आप साहब मदद कर दीजिए। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब नंबरों को सर्विलांस पे लगाया गया, ये देखने के लिए कि आखिरी बार किससे बातचीत हुई है। सीडीआर निकलवाई जाती है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार 13 तारीख, 14 तारीख और 15 ये बीत रही थी। जब 15 तारीख आती है तो अचानक ही ये अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू का फोन जो था बंद, वो खुल जाता है। और जैसे फोन खुलता है तो सबसे पहले कॉल उसने अपनी बहन वंदना को ही लगाया। वंदना से कहा कि बहन, जो घर पर एक ताला लगा हुआ था पहले से ही, उसके ऊपर एक और ताला किसने लगा दिया है? क्या इसकी चाबी तुम्हारे पास है? भाई ने जब अपनी बहन से ये बात कही तो बहन कहती है, चाबी मेरे पास है, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी से तुम्हारे पास चाबी भिजवाती हूँ। जैसे ही चाबी भेजने का नंबर आता है, अचानक ही पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इस रिंकू से पूछती है कि भाई, तुम्हारा नंबर 2-3 दिन से बंद आ रहा था, चक्कर क्या है, कहाँ थे तुम? वो कहता है कि साहब, मैं बनारस के घाटों पर अपने माता और पिता को तलाश कर रहा था। उनसे हल्का फुल्का मेरा झगड़ा हो गया था, वो अचानक घर से नाराज होकर चले गए थे। अब वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ। पुलिस वालों ने जो उससे बातचीत करना शुरू किया, शुरू से लेकर आखिर तक, तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम्हारा नंबर, जो सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन उसकी आ रही थी, जो सीडीआर के माध्यम से जिससे बातचीत हो रही थी, पुलिस ने उसी हिसाब से जब उससे बातचीत करना शुरू किया है तो पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था। कभी कुछ झूठ बोल रहा है तो हर बार उसका एक नया बयान होता था। पुलिस को लगता है कि यही सस्पेक्ट है, यही इसने कुछ ना कुछ किया है अपने माँ बाप के साथ। पुलिस ने अब अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू से, जो कि क्वालिटी इंजीनियर होता है, कलकत्ता में रहकर नौकरी कर रहा था, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तब वो पूरी कहानी सामने रखता है। साल 2019 की बात है, उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, नौकरी की तलाश में जुट जाता है और लगभग 750 किलोमीटर दूर कलकत्ता से उसके पास से कॉल आती है कि क्वालिटी इंजीनियर की आपके लिए जॉब है, क्या करना चाहोगे? वो जॉब करने के लिए कलकत्ता चला जाता है, वहाँ अपना रह रहा था। परिवार से बीच बीच में बातचीत होती थी, लेकिन इसी बीच में जब लॉकडाउन लग जाता है, तब लॉकडाउन के समय की बात है, उसका घर वालों से पूरी तरह से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, उनसे मिलना जुलना बंद हो जाता है। और इसी बीच में पास में ही रहने वाली एक लड़की होती है जो कि ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। वो उसको देखती थी, लेकिन एक दिन उस लड़की ने पूछ ही लिया कि तुम अपने घर नहीं गए। इसी बीच में जब उसने पूरी कहानी बताई तो उसने लड़की की उससे नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लड़की उसकी गाहे बगाहे मदद करना शुरू कर देती है, कभी खाने में तो कभी उसके कपड़े धोने में तो कभी उसके रहन सहन में। कब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लड़की लड़के ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन लड़की मुस्लिम होती है और लड़का हिंदू होता है। लड़की के परिवार वालों में से ज्यादा कोई लोग थे नहीं, कोई ऐतराज करने वाला था नहीं, लेकिन लड़के के परिवार में से ज्यादातर लोग थे जो ऐतराज करने वाले थे। चाहे उसकी बड़ी बहन वंदना हो, चाहे अपर्णा हो या फिर सपना हो, तीनों बहनों ने, जो 3 बहन थी और वो इकलौता भाई होता है, साफ साफ इनकार कर देते हैं। पिता उसके रेलवे में लोको पायलट होते हैं और माँ उसकी गृहिणी होती है। सभी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुस्लिम लड़की हमारे घर में किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। लेकिन वो इकलौता लड़का, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने परिवार वालों को पीछे करते हुए उसने प्रेम विवाह कर लिया। जैसे प्रेम विवाह कर लेता है, घर वाले इस शादी को मंजूरी देते नहीं है, साफ साफ कह देते हैं, ना तो तुम इस घर के अंदर आओगे और ना ही कभी तुम्हारी पत्नी इस घर के अंदर आई है, तुम हमसे, हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन लड़का था, देर से बेर जब बात आगे होती थी तब तब उस लड़के को आने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस पत्नी को लाने में पूरी तरह से आपत्ति थी। और इसी बीच में जब घर वाले बातचीत क्या करते थे तो पूछा करते थे, क्या तुमने नमाज पढ़नी शुरू की कि नहीं की? उसने तो अब तक तुम्हें अपने सारे धर्म की बातें सिखा दी होंगी, वो तो तुमने मीठ खाना भी सिखा दिया होगा, उसने तुम्हें पूरी तरह से पक्का मुसलमान बना दिया होगा। इस तरह की बातें थी। लेकिन वो लड़का साफ साफ कहता था कि माँ, पापा, बहन, सभी को बताता हूं कि उसने अपना धर्म छोड़ के, यानी कि मुस्लिम धर्म छोड़ने के बाद वो हिंदू धर्म की सारी रीति रिवाजों को पूरा करती है, लेकिन वो अब मुस्लिम नहीं रही है, वो हमारे ही जैसी हो चुकी है। घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वक्त आगे बढ़ रहा था, पहले एक बेटी पैदा हो जाती है और रिंकू को, और फिर उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हो जाता है। दोनों ही अभी अबोध हैं, छोटे हैं। इसी बीच में घर वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 30 जून 2025 को लोको पायलट से इसके पिताजी रिटायर हो जाते हैं। जब अपने पिताजी के रिटायरमेंट में आया था तो उससे साफ साफ कहा गया कि अपनी पत्नी से तुम तलाक ले लो और वहां से छोड़ छाड़ के सब कुछ इधर आ जाओ, हमारे साथ रहो। लड़के ने कहा कि मैं ठीक है, मैं बातचीत करूंगा। लड़के पर जब लगातार प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था,
आखिरकार लड़के ने उस लड़की से बातचीत की। उसने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब तुम्हारे 2 बच्चे भी आ चुके हैं हमारे, अब मैं इन्हें छोड़ूं तो इसमें ही परेशानी है। कुल मिला के इन दोनों ने फैसला लिया। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए क्या करूंगी, कुछ तो मेरे लिए इंतजाम करके जाओ। तभी दोनों की आपस में एक सहमति बन जाती है और सहमति बनने के बाद बात यह तय होती है कि 10 लाख रुपए का तुम इंतजाम कर लो और तलाक ले लो। मैं अपने बच्चों के साथ ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दूंगी और बच्चों की अपनी परवरिश करना शुरू कर दूंगी, तुम चले जाना। जैसे ही उस लड़की ने यह बात कही, अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। ये घटना से करीब करीब 3 महीने पहले आता है। आने के बाद अपनी माता से, अपनी बहनों से बात करता है। करने के बाद कहता है कि लड़की तैयार तो है, लेकिन वो 10 लाख रुपए मांग रही है, तुम्हें 10 लाख रुपए का इंतजाम कर देना चाहिए और उसके बाद फिर मैं उससे तलाक ले लूंगा। घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा ही फैलाया हुआ रहता है, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करो, हम अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देंगे। इस तरह की बात थी। रोज घर में आए दिन कुछ ना कुछ कहासुनी होती रहती थी। ऐसे ही कहासुनी होती है। 8 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बेटा अपनी मां से बातचीत कर रहा था। जब मां से पैसे की डिमांड की जाती है तो मां को गुस्सा आ जाता है। मां ने उसको पकड़ा और धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि तुम यहां से घर से बाहर निकलो। जब बात घर से बाहर निकलने की आती है तो लड़का अपनी मां से कहता है कि तुम भूल रही हो, दरअसल तुम यहां इस घर में मेहमान हो, ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। मां ये बात पूछती है कि तुम कैसे मालिक हो। तभी वो याद दिलाता है कि राम नारायण का नाम सुना है। राम नारायण दरअसल उस लड़के के नाना होते हैं। बचपन में ही उस लड़के के नाना ने उसको नवासा कर दिया था, या पूरा उसको घर दे दिया था। और ये लोग अपना मूल जगह जो थी, इसका कैरावत कोतवाली क्षेत्र का गांव खरसैनपुर लगता है, वहां के ये मूल निवासी होते हैं। लेकिन जब इन्हें नवासा कर दिया गया था, घर दे दिया गया था, तब ये पूरा परिवार यहीं पर आके रहने लगता है। यहाँ यानी कि जो इनका गांव लगता है जफराबाद थाना क्षेत्र का अहमदपुर, वहां पर आकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। तब उसने कहा था ये घर मेरा है, मेरे नाना ने मुझे दिया है, इसलिए तुम यहां से निकलो। जैसे ही मां को उसने धक्का मारा, मां को गुस्सा आ जाता है। मां ने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के जड़ दिए। जैसे ही मां ने थप्पड़ जड़े, लड़के को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पास में एक सिल बट्टा रखा हुआ था, वो पूरी ताकत के साथ उस बट्टे को उठाता है और अपनी मां के सर में मार देता है। जैसे मां के सर में बट्टा लग जाता है, मां एकदम जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। इसी बीच में उसके पिता यानी कि श्यामलाल भी मौके पर आ जाते हैं। आकर देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी मां पे इस तरह से हाथ उठा रहे हो, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुरंत वो अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद जैसे ही 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की जा रही थी, लड़के यानी कि अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू ने अपने पिता को भी ठीक वैसे ही सिलबट्टा मारा जैसे क्या अपनी मां को मारा था। पिता भी और मां भी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों तड़प रहे थे, करहा रहे थे। इसी बीच में वो बेसमेंट पे जाता है। जो घर बना हुआ है वो 3 मंजिल है, बेसमेंट सहित 3 मंजिल है। नीचे वाले पोर्शन में जाता है और लोहा काटने वाली एक आरी लेके आता है। आने के बाद अपनी मां के पैरों के हिस्से से वो काटना शुरू कर देता है। जैसे काट रहा था तो पिता रो रहा था, पिता चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसे लगता है कि शायद इसकी चीखने की आवाज़ें कहीं बाहर तक ना पहुंच जाएं। इसी बीच में एक रस्सी का इंतजाम करता है और अपने पिता का तब तक गला दबाता है जब तक कि उसके पिता की मौत नहीं हो जाती। इधर तो पिता भी शांत हो जाता है। मां में दम था ही नहीं, वो पहले से बेदम हो चुकी थी। उसने अपनी मां के भी 3 हिस्से किए, एक हिस्सा सीने से, एक हिस्सा घुटनों से, पूरे शरीर के 3 हिस्से करता है। पिता के भी 3 हिस्से करता है और जो 3-3 हिस्से करने के बाद उनको प्लास्टिक के बोरों में, इनकी 6 बोरों के अंदर रख देता है। उसमें कुछ इनका जो आंत थी या फिर गंदगी थी, वो जब निकलती है तो उसको एक साथ में पॉलिथीन के अंदर रख लेता है। ऐसे करते करते कब सुबह के 4 बज जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, वो उठता है। उठने के बाद सारा सामान को अपनी गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है, UP62BV6304, उस डिग्गी के अंदर वो 7 पैकेट रखता है। 7 पैकेट रखने के बाद, जिसमें उसके बैग के अंदर उसके पिता की लाश के टुकड़े थे और मां की लाश के टुकड़े थे, उनको उठाने के बाद सीधा लगभग यहां से 8 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और 8 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बेलाव घाट पर, और बेलाव घाट पर पहुंचने के बाद उन 7 के 7 जो पॉलिथीन के टुकड़े थे उनको फेंक देता है। और जैसे इसको फेंकता है, वहां से फिर वापस अपने घर आता है। जब घर आता है तो घर आने के बाद जब देखा उसने, तो मां की लाश का एक हिस्सा था, पैर था, वो वहीं छूट जाता है। जल्दबाजी में उसे पता ही नहीं था। उसने फिर से पूरे घर की साफ सफाई की। हर एक हिस्से को उन्हें साफ सुथरा करने के बाद फिर एक थैले के अंदर अपनी मां का पैर रखता है। और पैर रखने के बाद यहां से जलालपुर के पास एक सई नदी है, सई नदी में जाकर उस हिस्से को भी फेंक देता है।
जैसे ही पुलिस वालों ने पूरे घटनाक्रम को सुना, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम बनाई जाती है, लगभग 40 गोताखोर होते हैं और ये ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिरकार उसने अवशेषों को कहाँ फेंका था। जलालपुर सई नदी पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उस हिस्से को ढूंढा जाता है जो उसने सबसे आखिर में फेंका था, और वो हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन गोमती नदी के अंदर जब उस लाश के टुकड़ों को ढूंढा जाता है तो उसमें से कुछ हिस्से तो मिल जाते हैं, लेकिन पूरे हिस्से मिल नहीं पाते। आखिरकार 40 गोताखोरों की मदद से तमाम कोशिशें की जाती हैं, तमाम प्रयास किए जाते हैं। ये पता चलता है या तो किसी जीव ने या फिर किसी मछली ने ये जो अवशेष थे उनको खा लिए होंगे। लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो तीनों बहनों को यकीन नहीं हो रहा था, बुआ को यकीन नहीं हो रहा था, और जो लगभग 750 किलोमीटर दूर बैठी हुई इसकी पत्नी होती है उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने कुछ इस कदर भयंकर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन कराया, पुलिस वाले जाते हैं तुमने कैसे कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जब उसने इस घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया, करीब 25 मिनट उसे लगे थे, और 25 मिनट तक उसने रोते रोते सुबकते हुए ये पूरी कहानी सुनाई। जब वो इस कहानी को सुना रहा था, रो रहा था, तो हर कोई इस बात को देखने के बाद भावुक हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, और ये सब कैसे होता चला गया। उसने गलती तो करी, उसने अपने पिता अपनी माता को मार दिया। न केवल अपने माता पिता को मारा, बल्कि जो उसके 2 बच्चे कलकत्ता में रह रहे हैं, उसकी पत्नी रह रही है, वो भी एक तरह से बेवा की तरह जिंदगी जिएगी। और जो बहनें थी, उनका इकलौता भाई अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेगा। उनकी बहनों को भी क्या सोचकर सदमा लगेगा। जो उसकी बुआ थी, जो अपने भैया और भाभी से रोज सुबह शाम बात करती थी, वो कभी भी अपने भैया और भाभी से बातचीत नहीं कर पाएगी। जैसे ही घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इकलौते लड़के ने आखिरकार इतने भयानक घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि कई बार जो हम इमोशनली भावुकता में आकर रिश्तों को अपने नया जन्म दे देते हैं, इसलिए सोच समझकर रिश्तों को जन्म देना चाहिए। और कम से कम जब उसके माता पिता भाई और बहन परिवार के बाकी सदस्य इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे, तो शायद उसे एक बार फैसला करना चाहिए था। उसने शायद गलत फैसला लिया था, और इस गलत फैसले की वजह से ही, उसकी वजह से ही एक नहीं कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं राजेश पांडे और हाशिम शेख हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अजरुद्दीन अहमद, उनकी बेटी हैं सादिया खातून, शाजिया खातून जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, परीक्षित सैनी, जयपाल सिंह चौधरी, हबीब इदरीश, तवरेज मलिक, बिक्की, बजरंग बली परमार, हरीश कुमार, शशि गोरखे, रामपाल सिंह, नौरत्न सैनी, वीरेंद्र कुमार, जावेद, राधिका, डॉक्टर राशिद अली, सैफुल्ला सैयद, राजपाल सिंह, आरिज रहमान, उवेश चौधरी, भोला सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।